हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। और इसमें हम वुमेन्स के अधिकार पढ़ रहे थे फ्रांस में और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में। और आप ये पढ़ चुके हो कि बहुत सारी वुमेन्स ने क्रांति में और दूसरे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट थे उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, लेकिन अभी तक उन्होंने अधिकार किसी तरीके से मिले नहीं थे। अधिकारों के लिए उसे अब भी संघर्ष करना पड़ रहा था। कुछ एक जो अधिकार थे वो उन्हें मिले थे, जैसे डाइवोर्स अब लीगल हो गया था, मतलब वो लीगली किसी व्यक्ति से, पुरुष से जिससे उनकी शादी हुई है वो अलग हो सकती थी। और अपनी मैरिज के लिए भी फ्रीली थी, वो रजिस्टर्ड मैरिज होती थी सिविल लॉ के तहत। लेकिन पॉलिटिकल राइट्स के लिए अभी वो क्या कर रही थी, अभी तक स्ट्रगल कर ही रही थी, क्योंकि पॉलिटिकल राइट्स में वोट का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है, वो उन्हें अभी तक मिला नहीं था। और कंटिन्यूड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर। टेरर का रीजन का मतलब होता है 1793-94 के बीच जो रेबोस्फेयर और जोकोविन का शासन आया उसमें, उसे रीजन ऑफ टेरर बोलते हैं। द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉ। नई गवर्नमेंट ने लॉ इशू किए ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन क्लब। और वुमेन क्लब ऑर्डर दिए कि वुमेन्स के जो क्लब हैं जैकोबिन क्लब, उनको बंद कर दिया जाए। बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और उनके राजनीतिक गतिविधियों को भी बंद कर दिया जाए। मैनी प्रोविंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड ए नंबर ऑफ दैम एक्सिक्यूटेड। बहुत सारी वुमेन्स को अरेस्ट कर लिया और इवन उनको भी फांसी की सजाएं सुनाई गई। देख लो, ये ऐसा देश था भाई जहाँ पर वुमेन्स को, जिन जो मेन थी क्रांति की दौरान, उनको भी छोड़ा नहीं गया। वुमेन वोटिंग मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर। और फ्रांस में ये वुमेन्स की लड़ाई यही नहीं रुकी, लंबे समय तक वो मतलब वोट के अधिकार के लिए लड़ती रही। और उसके बाद जो है 200 साल इनको लगे पॉलिटिकल राइट्स को मिलते हुए। द फाइट फॉर द वोट वाज कैरिड आउट थ्रू ए इंटरनेशनल रेवोल्यूशनरी। मतलब उन्हें जो वोट का अधिकार है वो एक इंटरनेशनल रूप से सरफेस मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरीज। मतलब 1990 और 1920 के आसपास जो यूनिवर्सली आंदोलन चले सारे विश्व में वुमेन्स के अधिकारों को लेकर, तब ये अधिकार उन्हें मिले थे। उससे पहले ये अधिकार वुमेन्स को नहीं मिले। पीपल ऑफ पॉलिटिकल द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर्स was kept alive as an inspiring memory. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. मतलब बहुत ही लेट हो गया भाई, 1946 में जाके फ्रांस की वुमेन्स को राइट टू वोट मिला। भारत में तो इससे पहले ही मतलब वुमेन्स को अधिकार था, सभी वुमेन को तो नहीं था, लेकिन फिर हम आज़ाद भी तो लेट हुए थे ना। 1952 में जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ भारत में, सभी वुमेन्स को अधिकार मिल गए थे। उससे पहले शायद 1921 के आसपास वुमेन्स को हमारे यहाँ अधिकार मिल गए थे। और ये वही टाइम था जब इंग्लैंड ने भी अपने यहाँ वुमेन्स को वोट का अधिकार दे दिए थे। तो वुमेन्स एक ऐसा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन रहा जो सारे विश्व में, भूगोल में ही था। और वुमेन्स को हमेशा से ही सेकंड दर्जे का प्राणी माना गया था समाज में, चाहे वो कोई भी समाज था। द लाइफ ऑफ रेवोल्यूशनरी वुमेन ओलंपिया डे गोगे Olympia de Gauguin was one of the most important of politically active women in revolutionary France. फ्रांस में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव लेडी थी, मतलब इस तरह की लेडी जैसे भारत में झांसी की रानी या दूसरी वुमेन्स। सी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन। उसने उन चीज़ों का विरोध किया जो सिर्फ मैन को अधिकार दे रही थी। एंड सिटीजन एज, और सिटीजन मान ही रही थी वुमेन को, सिर्फ मैन को सिटीजन मान रही थी। दे एक्सक्लूड वुमेन फ्रॉम बेसिक राइट, और ऐसी डिक्लेरेशन जिसमें वुमेन्स को बेसिक राइट से बाहर निकाल दिया गया। दैट इज ह्यूमन बीइंग वाज इंटाइटल्ड टू
So in 1791 she wrote a declaration of right for women and citizen. इसलिए इसने खुद एक डेक्लरेशन लिखा सरकार के विरोध में, वुमेन और सिटीजन इसका नाम रखा गया, which she was addressed to Queen एंड टू द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, और उसमें इन्होंने क्वीन को संबोधित किया और नेशनल असेंबली के लोगों को, और उन्होंने डिमांड की कि आप वुमेन्स के अधिकारों पर काम कीजिए। ओलंपिया डी गोगे क्रिटिसाइज द जैकोबिन गवर्नमेंट। जैकोबिन गवर्नमेंट जो रोबेस्पियर की थी और जो दावा करती थी कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, उनका भी क्रिटिसिज्म किया क्योंकि उन्होंने वुमेन्स के क्लब को जबरदस्ती बंद कर दिया। शी वाज ट्राइड बाय नेशनल कन्वेंशन विच चार्ज हर टू विद ट्रेसन सून आफ्टर शी वाज एक्यूटेड। उसको भी फांसी की सजा दी गई थी भाई। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं और उनके जो बलिदान है वो कभी भी बेकार नहीं जानते। उसने जो संविधान लिखा था उसकी थोड़ी थोड़ी हम बातें कर लेते हैं कि उन्होंने वुमेन इज बोर्न फ्री। अब रूसो ने क्या कहा था? मैन इज बोर्न फ्री। इसने लिखा कि वुमेन इज बोर्न फ्री, रिमेन इक्वल टू मैन इन राइट्स। वुमेन भी फ्री पैदा हुई है, उसे भी मैन के इक्वल राइट होना चाहिए। द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशन इज प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल राइट्स ऑफ वुमेन एंड मैन। सभी राजनीतिक पार्टियों का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैन और वुमेन्स दोनों के नेचुरल राइट की रक्षा करें। अगर राइट्स है, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, ये मैन का अधिकार है तो ये वुमेन के भी अधिकार हैं। The source of all sovereignty rests in the nation, which is nothing but the union of man and woman. ये कहता है सोवर्निटी का मतलब डिसीजन लेने की शक्ति वो राष्ट्र में है, और राष्ट्र किससे बनता है? अकेले मैन से नहीं, लेकिन बोथ मैन एंड वुमेन से। The law should be expression of general will. लॉ एक सामान्य इच्छा को प्रकट करते हैं। सामान्य इच्छा मतलब जो सारे समाज की इच्छा हो, जिसमें सारे समाज की भलाई छुपी हो। All female and male citizens should have say either personally or by their representatives formulation। और सारे मैन और वुमेन या अपने रिप्रेजेंटेटिव की सहायता से जनरल विल की स्थापना करते हैं, मतलब ऐसे कानूनों की स्थापना करते हैं जो सारे समाज के लिए भलाई करने वाले हो। इट शुड बी द सेम फॉर ऑल मेल फीमेल सिटीजन आर इक्वली इंटाइटल्ड टू द ऑनर एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड विदाउट एनी अदर डिस्टिंक्शन दैन ऑफ देयर टैलेंट। मतलब सारी जो अपॉर्चुनिटीज है पद पोस्ट की वो उसके एबिलिटीज के आधार पर दी जानी चाहिए, इस आधार पर नहीं कि ये आदमी है या औरत है। नो वुमन कैन बी एक्सेप्शन, शी इज अक्यूज्ड, अरेस्ट एंड डिटेन्ड इन केस डिटरमाइंड बाय लॉ। बिना किसी कानून के किसी भी औरत को ना तो अक्यूज किया जाना चाहिए, दोषी ठहरा जाना चाहिए, ना उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, ना उसको डिटेन किया जाना चाहिए। डिटेन शब्द का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए पहले ही नजरबंद कर लेना। वुमेन लाइक मैन, और वुमेन आदमी की तरह है जिसे अपने कानून का पालन, जो अपने कानूनों का पालन अच्छे ढंग से करते हैं, उन्हें दबाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जो ये थी ओलंपिया डी गोगे, इन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और अंत में इनके अधिकारों के लिए उन्होंने अपने जान की भी बाजी लगा दी। उसके बाद है इन 90 कुछ डेट्स हैं या जो आपकी छोटे क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। 1793 में जैकोबिन पॉलिटिशियन, और इसका नाम है चोमेट्स, साउट टू जस्टिफाई द क्लोजर ऑफ वुमेन क्लब ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। ये मतलब वुमेन के जो अधिकार है उनको छीन रहे थे और वुमेन्स के जो जैकोबिन क्लब थे वो उनको बंद कर रहे थे। तो किस आधार पर? इन्होंने कहा हैज़ नेचर इंस्टीट्यूटेड डोमेस्टिक ड्यूटी टू मैन। कहता है क्या प्रकृति ने जो डोमेस्टिक ड्यूटी है, घरेलू ड्यूटी, वो आदमी को दी है बच्चे पालने की, पैदा करने की, चूल्हा चौका करने की। तो आप किस आधार पर जो है पॉलिटिकल गतिविधियों में भाग ले सकती हैं? आपका काम तो चूल्हा चौका और घर संभालना है। हैज़ शी इज गिवन द ब्रेस्ट or to natural babies? No.
सी सैड टू मैन, बी ए मैन मतलब एक ऐसे डिस्ट्रेस करने वाला ये तर्क देता है जिसका कोई सिर पाँव नहीं होता, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, दास प्रथा कैसे खत्म हुई? देखो यूरोपियन देशों में दास प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। क्यों थी? कि आपको पता है औद्योगिकरण यहाँ आया था और औद्योगिकरण की वजह से बहुत सारे दास पकड़ पकड़ करके वो यूरोपियन देशों में लाए गए थे और उनको बंदी का जीवन व्यतीत करना था। उन्हें जंजीरों में रखा जाता था जैसे पशुओं को रखा जाता है और भागने पर उनको मार दिया जाता था। One of the most revolutionary social reforms of the Jacobinism was the abolition of slavery in the French colony. फ्रेंच कॉलोनी से जैकोबिन रीजन ने किया। भाई ये एक बड़ा सुधार था, बहुत अच्छा सुधार था, जिसमें इन्होंने दास प्रथा खत्म कर दी। द कॉलोनियल इज द कैरिबियन और मार्टिनिक्स, गाउडलोप्स एंड सैन डोमिंगो were important supplier of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. But the reluctance of the European to go and work in distant and unfamiliar land meant a shortage of labor on the plantation. So this was met by a triangular slave trade between Europe, Africa and America. मतलब जो बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो दूसरे देशों में जा रहे थे और इस वजह से जो यूरोपियन देशों में प्लांटेशन की जो चाय कॉफ़ी या वगैरह की प्लांटेशन होती है उससे लेबर कम पड़ रहे थे और इसलिए लेबर को लाने के लिए स्लेव बंदी बना बनाकर अफ्रीका से लाए गए थे। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में ये स्लेव बिकने शुरू हुए थे, उनका ट्रेड शुरू हुआ। फ्रेंच मर्चेंट जो व्यापारी होते सेल्ड फ्रॉम ड पोर्ट ऑफ बोटक्स और द नंटेस टू अफ्रीकन कोस्ट। दो कोस्ट थे, दो समुद्री पोर्ट थे, बोडक्स और नंटे। वहाँ से ये उस कोस्ट पे जाते और स्लेव्स को पकड़ कर ले आते लोकल चीफ मैन की सहायता से, जो मुखिया होते हैं उनकी सहायता से। उनको पैसे दे दिए जाते थोड़े बहुत और जैसे पशु पकड़ते ना जंगलों से, ऐसे आदमियों को पकड़ा जाता था, चेन में डाला जाता था उनको, फिर उनको जहाज़ों में भर दिया जाता था। इतने गंदे जहाज़ होते कि बहुत सारे जो बीमार पड़ जाते, मर जाते, मतलब जैसे पशुओं को ठोकते हैं ना, सेम स्थिति स्लेव्स की थी। अब चीफ मैन की सहायता से उन्हें पकड़ लेते जो मुखिया लोग होते हैं वहाँ के, ब्रांडेड एंड शैकल्स, फिर उनको क्या करते, उनको चेन में डाल दिए जाते हैं। एंड द स्लेव वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप, पैक करके ये सीप में भर दिए जाते। फॉर द 3 month लॉन्ग वॉवेज क्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन, और कैरेबियन सागर से अटलांटिक पहुँचते पहुँचते 3 month लग जाते। इस बीच देयर आर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर, यहाँ आके उनको जो प्लांटेशन के स्वामी थे उनको बेच दिया जाता। ऐसे बोलियां लगती थी जैसे भैंसों भेड़ बकरियों की लगती हैं। The exploitation of the slaves' labor made it possible to meet the growing demand in the European market for sugar, coffee, and indigo. Port cities like Bordeaux and the Nantes owned their economic prosperity on the flourishing slave trade, और इसकी वजह से ये दोनों शहरों के जो ट्रेड है बड़े फल फूल रहे थे। Throughout the 18th century there were little criticism of slavery in France. देखो फंडामेंटल राइट्स की आवाज़ उठनी शुरू हो गई थी, और फंडामेंटल राइट्स का मतलब हर ह्यूमन बीइंग के फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये आवाज़ उठी कि स्लेव क्यों बंदी है, ये भी तो इंसान है। तो नेशनल असेंबली हेल्ड long debate about whether the right of men should be extended to all French subjects including those in the colonies. तो नेशनल असेंबली में ये मुद्दा उठा कि जो राइट्स हैं क्या हम फ्रेंच लोगों को ही दें या जो हमारे गुलाम देश हैं उनको भी दें, और जो स्लेव्स हैं उनको तक भी हम फैला दें, मतलब फंडामेंटल राइट्स का नियम कहाँ तक लागू करें। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ, लेकिन कानून
नहीं बने। कानून इसलिए नहीं बनते थे क्योंकि जिन लोगों की प्लांटेशन, जिन लोगों का व्यापार इस पर डिपेंड करता था, उनसे विरोध आने की पूरी पूरी संभावना थी। 1865 का सन याद करो आप, अमेरिका का। अब्राहम लिंकन की डेथ हो गई थी क्योंकि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो मैं खत्म कर दूंगा दास प्रथा। जो साउथ अमेरिका था उसका पूरी की पूरी इकोनॉमी दासों पर निर्भर करती थी, और ये लगने लगा था कि साउथ के जो 13 राज्य हैं वो साउथ अमेरिका से अलग हो जाएंगे, और अमेरिका 7 राज्य थे उस टाइम, 7 राज्य ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे और अमेरिका टूट जाएगा। लेकिन अब्राहम लिंकन जिद पर अड़े रहे, युद्ध हुआ, गृह युद्ध हुआ और जीते, लेकिन उन्होंने अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो इस तरह से बहुत ह्यूमन हिस्ट्री ने बहुत कुछ देखा है ह्यूमन राइट्स के लिए। तो विरोध करते वो, इट वाज फाइनली द कन्वेंशन ऑफ विच इज 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजेशन। और ये कहा गया कि जितने भी फ्रांस या फ्रांस की कॉलोनी है, फ्रांस से बाहर के देश हैं, वहाँ जितने भी स्लेव हैं उनको आज़ाद कर दिया जाएगा। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी ए शॉर्ट टर्म मेजर। 10 ईयर लेटर नेपोलियन रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी। लेकिन थोड़ा सा समय लगा, 10 साल का ही। नेपोलियन आए 1804 के 3 के आसपास, और उन्होंने दोबारा से इसको लागू कर दिया स्लेवरी को। प्लांटेशन क्यों? समझ गए थे कि प्लांटेशन ओनर जो ट्रेड है, मर्चेंट है, वो इस तरह से उनका इकोनॉमिक हानि हो रही है। देखो, समाज में परिवर्तन जो आते हैं धीरे धीरे आते हैं। प्लांटेशन ओनर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू इनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज टू परसुएट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, क्योंकि प्लांटेशन जो ओनर है वो समझ चुके थे कि निग्रोज अगर फ्री हो गए अफ्रीकन स्लेव्स तो उनके जो आर्थिक हित है वो दांव पर लग जाएंगे। स्लेवरी वाज फाइनली, लेकिन अंत में 1848 में। समय लगा ना, क्योंकि तब तक प्लांटेशन ओनर को भी ये हो गया कि इनको कभी भी आज़ाद करवाया जा सकता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन ढूंढ लो, या तो इन्हीं को बहुत सारे अधिकार दे दो, पशुओं की तरह मत रखो इनको, एम्प्लॉइज की तरह रख लो, कर्मचारियों की तरह रख लो, तनख्वाह दे दो इनको। तो 1948 में ये खत्म हुआ। फिर द इनमेनिस्पेशन ऑफ स्लेव्स। इनमेनिस्पेशन का मतलब होता है इसको ताकत कैसे मिली स्लेव्स को। The print of 1794 describe the emancipation of slaves. इसका मतलब ये है, the tricolor banner on top carries the slogan the right of man। मतलब ये कहा गया कि ये जो इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया उसमें कहा गया कि सभी अफ्रीकन अमेरिकन जो भी स्लेव्स हैं, वुमेन्स हैं, हम सबको अधिकार दे रहे हैं, सबको एक जैसा मानते हैं, इक्वालिटी दे रहे हैं, कोई भी दास नहीं रहेगा। निग्रोज जो अफ्रीका से आते हैं ना, साउथ अफ्रीका से और सहारा के, उन देशों की एक नस्ल है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, निग्रोज कहा जाता है। इनमेनिस्पेशन मैंने एक्ट ऑफ फ्रीइंग, आज़ाद करना, पावर दे देना उनको, ठीक है। उसके बाद द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। रेवोल्यूशन से एवरीडे लाइफ पर क्या असर पड़ा? कैन पॉलिसी चेंज द क्लोथ ऑफ पीपल वियर। क्या जो पॉलिटिक्स है उससे लोगों के कपड़े बदल गए, लैंग्वेज जो वो बोलते थे वो बदल गई, जो किताबें थी वो पढ़ते थे वो बदल गई। द ईयर फॉलोइंग 1989 इन फ्रांस saw many such changes in life of men, women and children। लोगों के जीवन बदल गए। The revolutionary government took it upon themselves to pass law that would translate the idea of liberty and equality in everyday practice। और ऐसी कोशिशें की गई कि इक्वालिटी और लिबर्टी के जो शब्द थे वो आम लाइफ में प्रयोग हों। One important law that come into effect some after the storming of Brazil in the summer 1789 was abolition of censorship। In the old regime, all written material and cultural activities, book, newspaper, play could be published or performed only after they had been approved by the censor of the king। Now the Declaration of Right of Man citizen proclaimed freedom of speech and expression to be natural rights। Newspaper, pamphlet, book and printed
picture flooded the town of France, from where they traveled rapidly into the countryside. They all described and discussed the event of change taking place in the France. ये क्या कहता है भाई, 89 में से पहले जो राजा था उसने सेंसरशिप लगा रखी थी समाचार पत्रों पर, बुक पे। मतलब आप अपने विचार व्यक्त करने का जो भी माध्यम था उस पर सेंसरशिप ये थी कि आप राजा के लॉ के अनुसार ही बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन जो नया जो कानून आया मैन एंड सिटीजन राइट्स का, उसके तहत स्पीच की आज़ादी दी गई कि ये तो एक नेचुरल राइट्स है, आप कुछ भी पढ़ो, कुछ भी छापो, बुक लिखो और आप पे किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। Side show to convince the other to position through the medium of print, play, songs and festive procession। अब सारा जो चीज़ें थी उस पे से पाबंदी हट गई, तो लोग क्या है, गीत नए बनने लगे, नाटक खेले जाने लगे, बहुत सारे जो लोग हैं इस क्षेत्र में आए, जैसे फिल्में बनने लगी। दिस वाज वन वे दे कुड ग्रैप्स एंड आइडेंटिटी विद आइडियाज, और नए नए विचार आए और इससे नई नई फिलोसफिकल जो बुक है वो लिखी गई, लोगों ने उन्हें पढ़ा और जीवन में परिवर्तन आया। ये एक चित्र है भाई, मरत एड्रेसिंग द पीपल। दिस इज ए पेंटिंग ऑफ रिकॉल व्हाट यू हैव लर्नड दैट मरत इज ए चैप्टर डिस्क्राइबिंग द सीन्स अराउंड हिम, अकाउंट टू हिज ग्रेट पब्लिकली। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो कंक्लूजन में क्या है, ये है नेपोलियन भाई, और ये 1803-4 के आसपास आएंगे। फ्रांस में दोबारा से निरंकुश तानाशाही स्थापित होगी। आया तो थे इसलिए ये कि निरंकुश तानाशाही ख़त्म करेंगे, लेकिन दोबारा से ये बहुत ज़्यादा हार्ड रूल अपनाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगने लगता है कि ये किंग का राज कैसे दोबारा आ गया। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। उसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया फ्रांस का, जबकि राजा तो वहाँ से ख़त्म ही हो गए थे ना, रिपब्लिक बन गया था फ्रांस। ही सेट आउट टू कनकरिंग। अब वो निकल पड़ा जो नेबरिंग कंट्री थे उसको। जो नेबरिंग कंट्री थे एक बार तो उसे देखकर बड़े खुश हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि फ्रांस में जो क्रांति हो रही है, जो ह्यूमन राइट्स दिए जा रहे हैं, उनके देश में भी लागू होंगे। लेकिन जल्दी ही जो उनके लागू करने का तरीका था, लोग उससे उब गए थे। कनकर नेबरिंग कंट्रीज, डिस्पोसिंग डायनेस्टी एंड क्रिएटिंग किंगडम where he placed member of his family. Napoleon saw his role as a modernizer of Europe. अब इन्होंने डायनेस्टीज जो वहाँ राज कर रही थी दूसरे देशों में, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, उन्होंने वहाँ के राज खत्म कर दिए और अपनी फैमिली के मेंबर को वहाँ पर राज करने के लिए छोड़ दिया। अब उन्होंने कहा कि मैं मॉडर्नाइजर हूँ, मैं इस सारे यूरोप का आधुनिकीकरण कर दूंगा, पुरानी सारी चीज़ें हटाकर नई चीज़ें लागू कर दूंगा। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉ। उसने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जो नए थे, बिल्कुल मतलब सुधार के थे, रिफॉर्म्स के थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म, प्रोटेक्शन दी गई कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई हाथ तक नहीं लगाएगा, आप अपने पास रखते हैं। सारे फ्रांस में एक जैसे कानून लागू किए गए, एक जैसे नाप तोल की वस्तुएं लागू की गई, डेसिमल सिस्टम एक जैसा हो गया। मतलब पहले अलग अलग था ना, जो मर्चेंट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक था। एक जगह जाते तो वहाँ पैसे की कीमत और होती, दूसरी जगह जाते। अब इन्होंने सारा कुछ एक ही बना दिया। जैसे भारत में 1 रुपया चलता है, ये नहीं कि तमिलनाडु में कुछ और करेंसी है, हरियाणा में कुछ और करेंसी है, 1 रुपया चलता है। इसी तरह फ्रांस में भी इसने ऐसा किया। इनिशियली मैनी सा नेपोलियन एज ए लिबरेटर। बहुत सारे ने देखा कि ये तो एक उदारवादी है और बहुत सारे नए विचारों का लाने वाला है, जो लोगों को आज़ादी के लिए आया है। बट सुन द, लेकिन जल्दी ही जो नेपोलियन आर्मी थी, नेपोलियन के अंडर में आर्मी काम करती थी, वो गई और उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पर कानून लागू करने की कोशिश की, ज़बरदस्ती चीज़ें बदलने की कोशिश की। लेकिन अंत में क्या है, वो वाटरलू के मैदान में 1815 में हारे। Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern law
of other part of Europe had an impact of people long after Napoleon had left। और नेपोलियन के मरने के बाद भी जो उसने क्रांतिकारी कार्य किए, विचार दिए यूरोप के लोगों को, तो यूरोप के लोग हैं उन विचारों से प्रभावित होते रहे और अपने देश में मॉडर्नाइजेशन लाने का काम किया। जैसे हमारे देश में एम.एन. रॉय ने ये काम किया। एम.एन. रॉय के बारे में आप पढ़ोगे बाद में। तो ये आपका चैप्टर था। थैंक यू वेरी मच।